पश्चिम बंगाल के 7वें और आखिरी चरण का चुनाव अभी होना है, लेकिन इससे ठीक पहले एक ओपिनियन पोल कराया गया जिसमें करीब 32,000 लोगों ने भाग लिया। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े लगभग चौंकाने वाले थे, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा ही साफ होता दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने एक बार फिर से ये तय कर दिया है कि बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। ओपिनियन पोल को ऑनलाइन कराया गया था क्योंकि कोरोना काल में जमीनी स्तर पर ओपिनियन पोल कराना मुश्किल है। ओपिनियन पोल में पूछा गया था कि बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में से टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में 5 ऑप्शन दिए गए थे। पहले ऑप्शन में पूछा गया था कि टीएमसी को 199 प्लस सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 70 प्लस सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को 22 प्लस सीटें मिल सकती हैं। तो इस पर 78% लोगों ने, यानी कि करीब 24,000 लोगों ने अपनी सहमति जताई थी। तो इस दूसरे ऑप्शन में पूछा गया था कि बीजेपी को 177, टीएमसी को 80 और कांग्रेस को 30 सीटें मिल सकती हैं। इस पर 8% लोगों ने, यानी कि करीब 2500 लोगों ने अपनी राय जताई थी। वहीं तीसरे ऑप्शन में टीएमसी को 137 और बीजेपी को 123 मिलने का अनुमान जताया गया था, जिसमें सिर्फ 6% लोगों का मानना था कि ऐसा हो सकता है, जबकि 4% लोगों का मानना था कि टीएमसी को 105 और बीजेपी को 152 सीटें मिलेंगी। 4% लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाए। तो इस ओपिनियन पोल से और इससे पहले भी कई ओपिनियन पोल आए हैं, जिससे तो यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में किसकी कितनी सीटें आएंगी और किसकी सरकार बनेगी? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपना राय देना ना भूलें। तो ओपिनियन पोल के साथ साथ एक और ओपिनियन पोल किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि बंगाल ओपिनियन पोल में इस 7वें चरण की 36 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, जिसमें करीब 15,000 लोगों ने भाग लिया था। तो 84% लोगों का मानना था कि टीएमसी को 28 और भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 6% लोगों का मानना था कि भाजपा को 25 और टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं। बाकी के कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया थी, यानी कि 7वें चरण में भी टीएमसी का बोलबाला दिख रहा है। टीएमसी 36 में से 28 सीटें जीतने में कामयाब दिख रही है। इस सर्वे को भी ऑनलाइन माध्यम से कराया गया था। इससे पहले भी हमने आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे चरण का ओपिनियन पोल दिखाया है, जिसमें सभी में टीएमसी जीतती हुई दिख रही है। अब इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, तो 2 मई को रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। इसी भी 7वें चरण में 36 सीटों पर मुकाबला होना है, जिसमें 40% मुस्लिम आबादी है। तो इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस निकल के आ रहा है। आपको बता दें 6 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान होना है और इस चरण में कुल 5 जिलों में 36 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। ये 5 जिले दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और पश्चिम बर्धमान है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी लगभग 40% है। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने 14 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 12, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 8 और क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी 2 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के नाम कोई भी सीट नहीं थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल गई। टीएमसी 16 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाने में कामयाब रही, लेकिन बीजेपी अन्य सभी दलों में बराबर सीटों में आगे थी। केवल 4 में से कांग्रेस आगे रही, जबकि 2 वामपंथी दल माकपा और आरएसपी को किसी भी सीट पर बढ़त नहीं मिली। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 7वें चरण के उम्मीदवारों के विश्लेषण के अनुसार दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न के अनुसार टीएमसी 3 में पीछे चल रही थी। पार्टी ने इस जिले में 3 उम्मीदवारों को बदल दिया है। मालदा की 6 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी साल 2019 में 4 सीटों पर पीछे थी। पार्टी ने जिले में 5 उम्मीदवारों को बदल दिया है। मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी ने साल 2016 में उम्मीदवारों की सूची में से 7 उम्मीदवारों को बदल दिया। हालांकि पार्टी साल 2019 में 3 सीटों पर पीछे चल रही थी। राज्य की राजधानी कोलकाता में 4 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी 1 सीट पर पीछे थी, लेकिन 2 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिया गया। पश्चिम बर्धमान जिले में टीएमसी सभी 9 सीटों पर पीछे चल रही थी। पार्टी ने 5 उम्मीदवारों को बदल दिया है। कुल मिलाकर टीएमसी ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची में से 22 उम्मीदवारों को बदल दिया है। एक रिपोर्ट में बोला गया कि विधानसभा क्षेत्रों के जाति विश्लेषण के अनुसार 7वें चरण के मतदान में मुस्लिमों की आबादी लगभग 40% है।
जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 18% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 6% है। इस चरण में 26 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिमों की आबादी 20% है और 18 सीटें ऐसी है जहां एससी की कमान में हिस्सेदारी है। इस चरण में 6 ऐसी सीटें हैं जहां राजवंशियों की आबादी 20% से अधिक है। 2 सीटों पर सेल के कर्मचारियों की आबादी 20% से अधिक और 5 निर्वाचन क्षेत्र में कोयला खदान श्रमिकों की आबादी 20% से अधिक है। बीजेपी की रणनीति पश्चिम बर्धमान जिले में गैर बंगाली मतदाताओं को एकजुट करना है। यह औद्योगिक इलाका और कोयले खदानों का क्षेत्र है जहां उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों के लोग अस्थायी रूप से बस गए हैं। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी मालदा और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में कम मुस्लिम बहुल वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मालदा और दक्षिण दिनाजपुर परंपरागत रूप से कांग्रेस के गढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव अभी भी बरकरार है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस इन जिलों में टीएमसी के वोट बैंक में सेध लगाने में कामयाब होगी। दूसरी ओर टीएमसी की रणनीति मुस्लिम वोटरों को मजबूत करने की है। पार्टी पश्चिम बंगाल में पलटवार करने की कोशिश कर रही है, जहां सेल और अन्य औद्योगिक इकाइयों और कोयला खदानों के श्रमिकों का वर्चस्व है। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी के उम्मीदवार एस आलूवालिया और बाबुल सुप्रियो ने बर्धमान और दुर्गापुर और आसनसोल संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी कोलकाता में चुनाव जीतने के लिए अपने उम्मीदवारों के चेहरे पर जोर दे रही है। उदाहरण के लिए कोलकाता नगर निगम के एक पार्षद देवाशीष कुमार, जो कि रास बिहारी सीट का पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक लोकप्रिय चेहरा है। उसी तरह से बालीगंज सीट के सुब्रत मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। वह एक अनुभवी राजनेता है। उनका निर्वाचन क्षेत्र मध्यम वर्ग के मतदाताओं में से एक है। ममता बनर्जी ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टीएमसी ने भवानीपुर से स्वच्छ छवि वाले शोभन देव चट्टोपाध्याय को इस प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बनाया है। वाम कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बरसी सीएम ममता बनर्जी। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, ममता ने यह भी ऐलान किया है कि चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए गुहार लगाएंगी। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आयोग के अधिकारियों की कई व्हाट्सएप चैट दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के कहने पर ही बंगाल में 8 चौड़ों पर चुनाव करवाया और इसी वजह से बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग और बीजेपी के पास इनपुट था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, तो बंगाल में क्यों 3 चरणों में चुनाव नहीं करवाया। सैकड़ों लोग बाहर से लाए गए, 2 लाख सेंट्रल फोर्स और बगैर कोविड टेस्ट करवाए यहाँ से वहाँ मूव करवाया जा रहा है। ममता ने सुदीप जैन समेत कई चुनाव आयोग के अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट पढ़कर सुनाया, जहाँ चुनाव आयोग के अधिकारी टीएमसी के लोगों को कोड वर्ड में ट्रैवल मॉन्गर्स कह रहे हैं और प्लान के मुताबिक इन्हें डिटेंशन में लेने की बात कर रहे हैं। ममता के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से बीजेपी के कहने पर काम किया और इससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग चल रहा था। ममता बनर्जी ने यह व्हाट्सएप चैट उन्हें किसी मीडिया से मिली है। ममता के मुताबिक पहले 7 से 10 सीट चुनाव आयोग रिंगिंग करके बीजेपी को जितवाएगी, लेकिन फिर भी 70 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस सीपीए को 20 से 25 सीटें मिलेंगी। ममता ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर कूच बिहार में गोली चलवाई गई। उनके पास पूरे सबूत हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि इस चुनाव के बाद निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। हमें यह मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष रखना चाहिए। चुनाव वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। रिटायर्ड अफसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। केंद्र हमें ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया नहीं करा रहा है। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा है कि कैसे दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव 21 लोगों की जान चली गई। ये लोग आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं। देश में अब कोरोना से हालत नियंत्रण से बाहर हो गए। ये देश के लोगों से आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, ना ऑक्सीजन, ना दवाएं, ना वैक्सीन, और ये लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पीएम, आत्मनिर्भर बीजेपी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पंचायत चुनाव में शामली में एक प्रत्याशी शराब बांटते हुए गिरफ्तार पाया गया। जी
उत्तर प्रदेश के शामली में थाना कांदला पुलिस द्वारा ग्राम इस्लामपुर घसौली में प्रधान पद प्रत्याशी का पुत्र और माता के समर्थन में वोट करने के लिए 23 पेटी अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस से आज प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कांदला क्षेत्र के गांव इस्लामपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रधान पद प्रत्याशी द्वारा शराब वितरित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना अब आम हो गई है। वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल हो गया है।